Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue with chapter 6, Mauryan Age, Chandragupta and Emperor Ashoka from class 6th, semester 2. Chandragupta spent the last time of his life with Jain Muni Bhadrabhau in Shravan Belgoda of Mysore, now Karnataka. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय एक जैन मुनि भद्रभाव के यहाँ बिताया जो कि मैसूर के श्रवण बेलगौड़ा विस्तार में था। ही डाइड इन 297 BC, तो उनकी मौत 297 BC में हुई थी। डिस्क्रिप्शन अबाउट चंद्रगुप्त 24 year ruled over state and his adoption of Jainism in the last years of his life is found in Jain Purans. जो चंद्रगुप्त के 24 सालों के शासन और उनके जीवन के अंतिम सालों में उन्होंने जो जैनिज्म को अपनाया था उसके बारे में पूरा विवरण यानी जो वर्णन है वो जैन पुराण में दिया गया है। द हिस्ट्री बिफोर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन इंडिया इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। तो मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना से पहले के इतिहास को प्री हिस्ट्री बताया गया है। द एग्जैक्ट एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जो एकदम सटीक और सहायक जानकारी है वो बहुत ही अलग अलग स्रोत से मिलती है। द मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त दैट इज चाणक्य इज सेड टू बी द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। तो मौर्यन साम्राज्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य की मदद से स्थापित किया था उसे पहला ऐतिहासिक साम्राज्य कहा जाता है। सोर्सेस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेसिटी। तो मौर्यन डायनेसिटी के बारे में जो जानकारी देने वाले अलग अलग स्रोत यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला अर्थशास्त्र जो कि आचार्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। सेम वे दीपवंश एंड महावंश बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और मुद्र रक्षास ये विक्षा दत्त द्वारा लिखे गए हैं। इन एडिशन टू दिस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस, केव इंस्क्रिप्शंस, स्तूपास एंड विहार्स एटसेट्रा। तो इसके अलावा ऐतिहासिक जानकारी स्टोन के जो इंस्क्रिप्शंस हैं या पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं या केव इंस्क्रिप्शंस हैं, स्तूपास हैं, विहार्स हैं, तो यहाँ से ये सारी जानकारी मिलती हैं। ग्रांड Trunk Road GTR. It is the oldest and longest road in the Asian continent. तो जो ग्रांड ट्रंक रोड है ये सबसे पुराना और सबसे लंबा रोड है एशियन कॉन्टिनेंट में। दिस रोड वॉज एट फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो रोड है इसका निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में करवाया गया था। It used to connect Tamrilipti with Takshashila and Takshashila with Central Asia. तो ये जो रोड था ये तम्रलिप्ति को तक्षशिला से जोड़ता था और तक्षशिला को सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। At that time this road extended from the Ganges plain to Gandhar. तो उस समय पर जो रोड है वो गंगेस प्लेन से गंधार तक उसका विस्तार हुआ था। The road was rebuilt during the reign of शेरशाह सूरी। तो ये जो रोड था इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के शासन के दौरान। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डलहौजी रीबिल्ड द रोड फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर। और ब्रिटिश रूल के दौरान वापस से डलहौजी ने इस रोड का पुनर्निर्माण करवाया था कोलकाता से पेशावर के बीच में। एट प्रेजेंट दिस रोड इज नोन एज नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। आज की तारीख में इस रोड को हम नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं जो कि दिल्ली से कोलकाता के बीच में है। बिंदुसार 297 BC to 273 BC. After the death of Chandragupta, his son Bindusar came to the throne of Magad. तो चंद्रगुप्त मौर्य की मौत के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने मगध की राजगद्दी संभाली। He retained the huge kingdom inherited from father Chandragupta and gifted the same to his son Ashoka. तो बिंदुसार ने भी अपने पिता चंद्रगुप्त से विरासत में मिले हुए साम्राज्य को बरकरार रखा और उसके बाद उसने भी अपने पुत्र अशोका को यह तोहफे के रूप में दिया। इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। तो ऐसा माना जाता है कि ये उनकी एक बहुत बड़ी सफलता थी जो उन्होंने हासिल करी थी। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंदुसार प्रिंस Shushim was appointed governor of Takshashila
and Prince Ashoka of Avanti. तो बिंदुसार के शासन के दौरान सुशीम राजकुमार को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया और राजकुमार अशोका को अवंती का राज्यपाल बनाया गया. Shushim failed to control the rebellion in Takshashila during his time, while Ashoka successfully suppressed the rebellion. राजकुमार सुशीम तक्षशिला में अपने राज के दौरान वहाँ के विद्रोह को वो नियंत्रण करने में विफल रहे, जबकि जो राजकुमार अशोका थे उन्होंने सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया. बिंदुसार did not conquer any new territory during his reign, but maintained friendly relations with Greek kings. He reigned on the throne of Magadh for about 25 years. बिंदुसार ने अपने शासन के दौरान किसी भी नए प्रदेश को नहीं जीता, लेकिन उन्होंने ग्रीक के राजाओं से बहुत ही अच्छे संबंध बनाकर रखे थे. उन्होंने करीब 25 सालों तक मगध की राजगद्दी पर शासन किया. एम्परर अशोका 273 BC to 232 BC. After the death of father Bindusar, Ashoka had clashes with his elder brother Shushim and half brother, that is step brother. तो अशोका के पिता बिंदुसार की मौत के बाद अशोका और उसके बड़े भाई सुशीम, जो कि उनके स्टेप ब्रदर थे यानी कि सौतेले भाई थे, उनके साथ उनके बहुत सारे मुठभेड़ होते रहते थे यानी टकराव होते रहते थे. Thus he came to power, but his coronation was done after 4 years, state capital in पाटलिपुत्र. तो इस वजह से वो पावर में तो आ चुके थे, लेकिन उनका जो राज तिलक था वो 4 साल बाद पाटलिपुत्र में हुआ. आफ्टर द कोरोनेशन अशोका इंक्रीज द रॉयल इनहेरिटेंस इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर. तो राज तिलक के बाद अशोका ने अपने पिता से विरासत में मिली हुई शाही विरासत को आगे बढ़ाया. अकॉर्डिंग टू हिज स्टोन इंस्क्रिप्शन, हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कांधार एंड पेशावर ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर टू नेपाल इन नॉर्दर्न इंडिया, up to Mysore, that is present day Karnataka in south, Gujarat, Saurashtra in the west, Magadh, that is present Bihar in east, and Kaling, present day Odisha. तो उनके पत्थर के शिलालेख से ये पता चलता है कि उन्होंने अपना साम्राज्य कांधार से पेशावर तक, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर, नॉर्दर्न इंडिया में नेपाल तक, साउथ में मैसूर तक जो कि आज का कर्नाटक राज्य है, वेस्ट में गुजरात के सौराष्ट्र तक, और ईस्ट में मगध जो कि आज का बिहार राज्य है, और कलिंग जो कि आज का उड़ीसा राज्य है, वहाँ तक अपने साम्राज्य को फैलाया. बैटल ऑफ कलिंग एंड अशोकाज रिवर्सल, दैट इज हार्ट चेंज. कलिंग situated in the neighborhood of Magad was a part of Magad Empire at the time of Nand Kings. तो कलिंग मगध के पड़ोस में ही स्थित था और उस समय मगध साम्राज्य का ही एक भाग था जिस पर नंद राजा का राज था. बट आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर इट बिकेम इंडिपेंडेंट. लेकिन मौर्य समाज की साम्राज्य की स्थापना के बाद वो एक स्वतंत्र राज्य बन गया था. अशोका, who wished to make Kaling a part of Magad Empire again, declared war on King Jayant of Kaling in the 8th year of his coronation. Ashoka was victorious in this war. तो अशोका वापस से कलिंग को मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी कलिंग के राजा जयंत के विरुद्ध, और ये सब उन्होंने अपने राज तिलक के 8वें साल पर किया. तो इस युद्ध में अशोका जो थे वो विजयी हुए. After achieving victory in the war, Ashoka saw gloom and sorrow everywhere in the battlefield as well as in the city. तो युद्ध में विजय हासिल करने के बाद अशोका ने जब युद्ध के मैदान और शहर को देखा तो उनको हर जगह उदासी और दुख का ही माहौल दिखाई दिया. Seeing loss of life and property in the war and crying women and children, his joy over victory of Kalinga was lost. तो युद्ध में जान और माल की हानि और बच्चों और औरतों को रोते हुए देख उनकी जो विजय पर जो खुशी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी. His peace of mind was lost. तो उनके मन की शांति पूरी तरह से खो चुकी थी. Ashoka's heart was filled with feelings of remorse and regret over the war. तो उनके दिल में सिर्फ पछतावा और पछतावा ही हो रहा था. He understood the futility of war and Kaling war became the final war of his life. तो कलिंग युद्ध की व्यर्थता
को उन्होंने समझा। उनको ये पता चला कि व्यर्थ में ही उन्होंने युद्ध किया और इसके बाद उनका जो जीवन का ये अंतिम युद्ध हुआ। बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त taught him to renounce his weapons and take up the scriptures। तो बुद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोका को अपने हथियारों को त्याग करना और शास्त्रों को शुरू करना सिखाया। By adopting Buddhism, Ashoka became a religious man from a diplomatic man। तो बुद्धिज्म को अपनाकर अशोका एक राजनयिक आदमी से धार्मिक आदमी बन गए। अशोका was the first ruler who tried to convey his message to the people through his inscriptions। तो अशोका पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शिलालेखों से लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करी। लैंग्वेज ऑफ मोस्ट ऑफ अशोका's inscription is प्राकृत and script is ब्राह्मी। तो अशोका के ज़्यादातर शिलालेखों में भाषा जो है वो प्राकृत यूज़ की गई है और ब्राह्मी जो है वो लिपि देखने मिलती है। Now here you can see Brahmi script. Most of the scripts of modern India have developed from Brahmi scripts. Here you can see the letter A in different scripts. तो ज़्यादातर जो आधुनिक भारत की लिपियां हैं वो आपको ब्राह्मी लिपि में से ही वो ज़्यादातर विकसित हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ए लेटर है वो अलग अलग लिपियों में कैसे लिखा गया है। तो ये आप देख सकते हो। Now Ashoka's inscription describing the battle of Kaling। While describing about his Kaling war, Ashoka got this written on the stone inscription। So 8 years after becoming king, I conquered Kaling। About 1.5 lakh people were imprisoned. More than 1 lakh people were killed। This made me very sad। तो अशोका की एक शिलालेख पर कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है। तो राजा बनने के 8वें साल के बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त करी और लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल हो चुकी थी। तो लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इसकी वजह से वो काफ़ी दुखी हुए। People who love their relatives and friends and are gracious towards their slaves and dead are also killed in the war or they lose their loved ones। तो लोग जो अपने प्यारे संबंधियों या दोस्तों से प्यार करते थे उनके दासों और मृतकों के प्रति काफ़ी उनको करुणा भाव प्रकट हुआ। तो युद्ध में उन सब की मौत हुई और उन्होंने भी अपने लोगों को खो दिया था। So I am regretting now I have decided to follow Dham and teach other people its principles। तो इसीलिए यहाँ पे अशोका इस शिलालेख में बता रहे हैं कि मैं पछता रहा हूँ और अब मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं धम्म का रास्ता अपनाऊंगा और दूसरे लोगों को भी इसके सिद्धांत सिखाऊंगा। I believe that winning people's heart through धम्म is better than forcefully winning people। तो मेरा ये मानना है कि लोगों के मन को धम्म से ही जीता जा सकता है, ना कि ज़बरदस्ती से। I am carving this inscription as a message for the future so that after me, my son and even grandchildren do not think of indulging in war। तो मैं इस शिलालेख की खुदाई इसलिए करवा रहा हूँ ताकि भविष्य में भी मेरी मौत के बाद मेरे बच्चों या फिर मेरे बच्चों के बच्चों को ये संदेश मिले कि कभी भी युद्ध के बारे में नहीं सोचना है। They should think about the ways in which they could spread धम्म। उनको ये सोचना पड़े कि किस तरह से हम धम्म को फैला सकें। तो Ashoka's inscription written in Prakrit language has been found on the way to Damodar Kund near Girnar mountain in Junagadh, गुजरात। तो अशोका की ये शिलालेख जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई थी गुजरात में जूनागढ़ के गिरनार माउंटेन्स के पास दामोदर कुंड के रास्ते में मिली। दिस इंस्क्रिप्शंस कंटेन्स आर्टिकल्स ऑफ 3 किंग्स। तो इस शिलालेख में 3 राजाओं के बारे में लेख है। दिस आर्टिकल इज फ्रॉम किंग महक्षत्रप रुद्रधमन। तो इस लेख में राजा महक्षत्रप रुद्रधमन के बारे में बताया गया है। This article gives detail about Sudarshan Talab constructed by Governor Pushyagupta, who was governor at the time of Maurya king Chandragupta। तो इस लेख में सुदर्शन तालाब के बारे में विस्तार से बताया गया है जो कि पुष्यगुप्त राज्यपाल द्वारा बनवाया गया था, जो कि मौर्य राजा चंद्रगुप्त के राज्यपाल थे। Canals made for irrigation by Yavanraj,
हु वॉज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ अशोका। तो यवनराज के द्वारा कैनाल्स बनवाई गई थी ताकि पानी सिंचाई के काम आ सके, जो कि अशोका के समय पर राज्यपाल थे। तो स्टडी मैप 6.2 टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस वे अशोकास इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। तो इसी तरह अगर आप 6.2 के मैप को देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि उस दौरान अशोका के शिलालेख कहाँ कहाँ लगवाए गए थे। सो टिल हियर, in our next video I'll continue the chapter. Thank you.